ओके, हेलो स्टूडेंट। आज हम साइंस के हमारे जो चैप्टर है एसिड बेस और सॉल्ट का, इसके सेकंड लेक्चर में आ गए हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारी बातें आपसे की थी, तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे की हमारी वीडियो हो गई, जिसमें हमने एसिड के बारे में आपको बताया। एसिड का बेसिक डेफिनेशन क्या है, कौन सी चीज़ों को हम एसिड बोलते हैं, कौन सी चीज़ों को बेस बोलते हैं, बेस का बेसिक डेफिनेशन क्या है, उनके टेस्ट कैसे लगते हैं, उनकी कुछ खूबी क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की हैं। उसके बाद हमने कुछ कॉमन एसिड्स लिखे जो नेचुरली हमको मिलते हैं, कुछ कॉमन बेस के नाम नोट किए जो कॉमनली हमको मिलते हैं, और ज़्यादातर हमने किचन में मिलने वाले एसिड और बेस के बारे में आपको बताया। उनके केमिकल नाम भी बताया, घरेलू नाम भी बताया, उनके फार्मूले भी आपको बताया। उम्मीद है वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी। कुछ हमने मिनरल्स एसिड के बारे में भी आपको बताया जो अर्थ क्रस्ट से हम निकालते हैं। नॉन कार्बोनिक और कार्बोनिक दोनों तरह के आपको हमने एसिड और बेस के बारे में बताया है। तो सारे नाम मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि आप हर हाल में उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में अब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम वो फार्मूले यूज़ करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम कौन सा फार्मूला लिख रहे हैं, कौन सा एसिड है, उसका नाम क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं प्रिपेयर किया है तो कृपया करके लेक्चर नंबर 1 में जाइए। जितनी भी एसिड और बेस की मैंने लिस्ट बताई है वो सारी चीज़ें आप नोट करिए, उसको अच्छे से दिमाग में जो है याद करके रख लीजिए, तभी आपको यहाँ केमिकल रिएक्शंस अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा मेन जो टॉपिक था लेक्चर नंबर 1 में वो ये था कि एसिड और बेस को पहचानते कैसे हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया था। मेनली 2 तरह के इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं। पहला इंडिकेटर जो कलर चेंज करके हमको एसिड और बेस की पहचान करवाता है। दूसरा इंडिकेटर है जिसमें स्मेल के थ्रू, यानी जिसको ऑर्डर बोलते हैं, सूंघ के, स्मेल, खुशबू लेके, उसके थ्रू हम एसिड और बेस का पता लगाते हैं। तो हमने डिटेल के साथ सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। मोटा मोटा हिसाब किताब ये है कि एसिड क्या करता है, ब्लू कलर के लिटमस सॉल्यूशन को रेड कलर के लिटमस सॉल्यूशन में चेंज कर देता है, और बेस रेड कलर के लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। ये एसिड बेस की मोटी मोटी पहचान है लिटमस सॉल्यूशन के थ्रू। इसके अलावा भी कई तरीके हैं इसको पता करने के लिए। अच्छा, एसिड का टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, सोर टेस्ट, और बेस का टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, कड़वा। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम टाइम टू टाइम जो है डिस्कस करते रहेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक है, आप हेडिंग बना सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। वैसे तो कायदे से हमको एसिड को अलग से डिस्कस करना चाहिए और बेस को उसके बाद अलग से डिस्कस करना चाहिए, लेकिन हमारी इस बुक ने दोनों टॉपिक को कंबाइन किया हुआ है, यानी एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको एक साथ डिस्कस की हुई है। तो हम भी यहाँ पर एक साथ ही डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे इन लेक्चर्स में और इन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड और बेस की। 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बोलते हैं गुण को, या कैरेक्टरिस्टिक भी आप बोल सकते हैं। गुण बोलिए या खूबी बोलिए, जो भी खूबी आपके अंदर है उस खूबी को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे या प्रॉपर्टी बोलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से एसिड के पास ऐसे कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं और बेस के पास ऐसी कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं जो हमको जानना चाहिए, वही सारी खूबियाँ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये खूबियाँ जो हैं 2 तरह की होती हैं, एक होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी तरह की प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी हम ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो हम आँख से देखते हैं होते हुए, बदलते हुए। जैसे एक चीज़ सॉलिड स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में आ गई, गैसेस स्टेट में चली गई, तो उसका जब स्टेट चेंज होता है तो हमको आंख से दिखता है, फिजिकली वो चेंज होता है। तो ऐसा चेंज जो आप ऑब्जर्व कर लेते हैं उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज जो आंख से नहीं दिखता लेकिन चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ रिएक्शन हो करके कोई तीसरी चीज़ बन जाती है, ऐसा जब बदलाव आता है, ऐसी जो खूबी होती है उसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मेनली मैं आपको अभी से बताता चलूँ कि हम क्या करेंगे। हम एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवा के देखेंगे, एसिड का रिएक्शन किसी नॉन मेटल के साथ करवा के देखेंगे, या किसी कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मेटल के ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन करवाएंगे, एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाएंगे, और ये देखेंगे कि क्या क्या बनता है। ठीक है, ये हमारा मेन जॉब है। बिल्कुल इसी प्रकार से बेस का रिएक्शन अगर मेटल के साथ करवाया जाए तो क्या बनता है, बेस का रिएक्शन किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ करवाया जाए तो क्या बनता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको डिस्कस करना है। डू एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म, क्या एसिड और बेस के माध्यम से अगर हम एसिड और बेस का सॉल्यूशन बनाए तो क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, क्या उसमें करंट जो है पास होता है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने कुछ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस की हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं पेज नंबर 17 में। वो 3 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो उन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते चलिए। आगे भी आज के लेक्चर में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके बुक में तो उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे और आपको बताते चलेंगे कि वो परीक्षा में आता है कि नहीं आता है, ठीक है, या नहीं भी आता है तो भी हम उसको प्रिपेयर करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिड और बेस में हम सबसे पहले बात करेंगे एसिड की। एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है या बेस जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या होता है, क्या क्या बनता है, कोई तीसरी चीज़ बनती है। अब यहाँ एक चीज़ क्लियर कट ध्यान में रखिएगा, यहाँ से हम केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होता है इसको समझ लीजिए। देखिए, कोई भी दो चीज़ जब आपस में कंबाइन होती हैं और कंबाइन होकर के एक दूसरे से रिएक्ट कर जाती हैं और रिएक्ट करेंगी और कोई तीसरी चीज़ बना देंगी, तब हम बोलेंगे ये क्या हुआ, तो इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन में ज़रूरी है कि कोई दो चीज़ होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। कम से कम कितनी चीज़ होनी चाहिए कंबाइन करने के लिए? मिनिमम 2 चीज़। 2 से ज़्यादा भी होगा 3, 4, 5, 6, कई सारी चीज़ें हम मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कंबाइन करने के लिए कम से कम 2 चीज़ तो होना ही चाहिए। जिन 2 चीज़ों को आप कंबाइन करने वाले हैं केमिकली, इनको बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट आपस में केमिकली रिएक्ट करके कंबाइन होकर के कोई तीसरी चीज़ बना देंगे तो जो चीज़ पैदा होगी नई चीज़, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन में हमेशा याद रखिएगा, जिस 2 चीज़ को आप कंबाइन कर रहे हैं, मिला रहे हैं, इनकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों को केमिकली कंबाइन कर देंगे, रिएक्ट करवा देंगे, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और इनके कंबाइन से, इनके कॉम्बिनेशन से जो नई चीज़ बनेगी जिसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, उसके पास एक नई तरह की प्रॉपर्टी पैदा हो जाएगी, नया गुण आ जाएगा और उसका गुण ना इस मटेरियल के साथ मैच करेगा ना इस मटेरियल के साथ मैच करेगा जो आपस में कंबाइन होकर के उसको बनाए थे। मेरी ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से अलग होती है, उसके पास नई प्रॉपर्टी आ जाती है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। जैसे ध्यान से समझिएगा, हमने एक गैस लिया हाइड्रोजन और एक गैस लिया ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है। दोनों गैस को अगर हम केमिकली रिएक्ट करवाएं, बाई मास अगर कंबाइन कर दें, तो ये केमिकल रिएक्शन करके बना देती हैं H2O यानी वाटर। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन होकर के पानी बना देती हैं। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, रिएक्ट किए, इसलिए इन दोनों को बोलेंगे रिएक्टेंट। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनको रिएक्टेंट बोलेंगे। ये कंबाइन होकर के क्या बना दिए? H2O यानी वाटर। ये पैदा हुआ, ये नया चीज़ है, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टी देखिए, हाइड्रोजन की खूबी होती है कि वो खुद जलता है, बर्निंग गैस है। यानी आप कैंडल जला के, माचिस जला के अगर हाइड्रोजन गैस के आसपास ले गए और वहाँ हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस जल जाएगी, जैसे आपका LPG गैस जलता है घर में, सिलेंडर में जो होता है खाना पकाने के लिए, इतनी तेज़ी से हाइड्रोजन गैस जलता है। बिल्कुल इसी प्रकार से जो दूसरा मटेरियल है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खुद नहीं जलता लेकिन जलने में सपोर्ट करता है। यानी अगर हाइड्रोजन गैस को जलना है तो ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक ये जलेगा नहीं। तो ऑक्सीजन जलने में सपोर्ट करता है, खुद नहीं जलता, और हाइड्रोजन गैस खुद जलता है, किसी को सपोर्ट नहीं करता। बात समझ रहे हैं? तो ऑक्सीजन जलाने में सपोर्ट करता है, ये सपोर्टर गैस है बर्निंग के लिए, और हाइड्रोजन गैस खुद कंबसिबल गैस है, वो जलती है। लेकिन इनके केमिकल रिएक्शन से जो वाटर बनता है, ना वो जलता है और ना जलने को सपोर्ट करता है, बल्कि कहीं आग लगी हो और आप पानी डाल देंगे तो उसको बुझा देता है। यानी जलने को सपोर्ट नहीं करता, जलने को बुझा देता है उल्टा। तो देखिए, जो नई चीज़ बनी उसकी खूबी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खूबी से अलग हो गई। यही चीज़ केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। यानी कोई 2 चीज़ आपस में कंबाइन हुई और एक तीसरी चीज़ बनी और उस तीसरी चीज़ की प्रॉपर्टी इन दोनों रिएक्टेंट से अलग हो गई, तो ये चीज़ कहलाती है केमिकल रिएक्शन। और यहाँ हम केमिकल रिएक्शन ही पढ़ने वाले हैं। समझ आ गया? अब देखिए, सबसे पहले हम एसिड और बेस दोनों की बात करते हैं। अगर एसिड और बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो हम पहला हेडिंग बना लेते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल। तो क्या क्या होता है, क्या क्या बनता है, ध्यान से समझिए। और इसको आप अपने टेक्स्ट बुक से भी समझ सकते हैं, उसमें कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट भी लिखे रहते हैं। मैं एक्सपेरिमेंट भी आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा मार्क करता हूँ, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे आप भी ना। हाँ जी, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि एसिड और बेस जब दोनों मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट समझ लीजिए। जब भी कोई एसिड या बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा एक सॉल्ट बनेगा। अब चूंकि ये मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मेटल सॉल्ट। क्या बोलेंगे? मेटल सॉल्ट। यहाँ पर भी बेस जब कंबाइन होकर के हमको सॉल्ट देगा तो इसको भी हम मेटल सॉल्ट ही बोलेंगे। ओके। और हमेशा यहाँ एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, निकलेगी। हमेशा याद रखिएगा, एसिड या बेस
किसी मेटल के साथ कंबाइन होंगे तो हमेशा उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस दोनों में, ठीक है, और एक सॉल्ट बन जाएगा। क्योंकि मेटल इन्वॉल्व हो रहा है, बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड भी मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हमेशा एक सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट के अंदर मेटल दिखेगा, मेटल का एलिमेंट दिखेगा, इसलिए हमने उसको मेटल सॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, मेटल का सॉल्ट, ठीक है ना। ओके, मेटल सॉल्ट। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, पहले हम इन एग्जाम्पलों को समझते हैं, उसके बाद फिर इस रिएक्शन के नाम लिखते हैं। और इसी तरह के आप बहुत सारे रिएक्शन बना सकते हैं। रिएक्शन बनाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसलिए केमिकल रिएक्शन बनाना, उसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले ये याद रखते चलना है कि जब भी कोई एसिड या बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, क्या क्या चीज़ बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जरूरी नहीं इसको आप मेटल सॉल्ट लिखें, सिंपल अगर आप इसको सॉल्ट भी लिखते हैं तो चलेगा, सॉल्ट और यहाँ भी सॉल्ट, मेटल लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे देखिए सबसे पहले हमने एक एसिड लिया H2SO4, इसीलिए मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि जो हमने मिनरल एसिड के नाम आपको बताए हैं, कुछ कॉमन एसिड के नाम आपको बताए हैं, वो एसिड आप याद कर लीजिए, उनके नाम याद कर लीजिए, उनके फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ केमिकल रिएक्शन में हम उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूज़ करेंगे तो आपको आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब ध्यान से देखते चलिए बोर्ड में और समझते चलिए। H2SO4, कोई भी एसिड हम यूज़ करेंगे, चाहे हम H2SO4 यूज़ करें, HCl यूज़ करें, एसिडिक एसिड यूज़ करें, CH3COOH, या कोई भी एसिड यूज़ करें, हर एसिड में रिजल्ट यही मिलना है, यानी एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। समझ में आया? कैसा भी एसिड आप यूज़ करिए, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करिए, चाहे वीक एसिड यूज़ करिए, नाइट्रिक एसिड यूज़ कर लीजिए, एसिडिक एसिड यूज़ कर लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लीजिए, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर लीजिए, कोई सा भी एसिड अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा एक सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है, समझ गए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। जितने भी एसिड यहाँ पर हम कंबाइन करेंगे, हर एसिड डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि वो पतला हो जाएगा। पतला कैसे करेंगे? एसिड को पतला कैसे करते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, हम एकदम प्योर एसिड यूज़ नहीं करेंगे। प्योर एसिड को बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, जो बैटरी में डालने के लिए यूज़ किया जाता है ना, प्योर एसिड। प्योर एसिड को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड। अब जो बातें बताता हूँ वो आप साइड में कॉपी में लिखते चलिए, ताकि आपका नॉलेज, आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ते चले जाए, और कभी वाइवा में अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपसे उसके आंसर बने। तो जो सप्लीमेंट्री ज्ञान होगा, नॉलेज होगा एसिड और बेस से रिलेटेड, यानी टॉपिक से रिलेटेड, मैं आपको टाइम टू टाइम देते जाऊँगा। तो ध्यान से समझिए, हम किस तरह का एसिड केमिकल रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है डाइल्यूट। कैसा? डाइल्यूट। और डाइल्यूट के लिए आप चाहें तो यहाँ सामने छोटा सा ऐसे DIL लिख सकते हैं, तो इससे पता चलेगा ये एसिड जो हम ले रहे हैं वो डाइल्यूट ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है कि एकदम प्योर एसिड नहीं ले रहे। तो कैसे ले रहे हैं? उसको पतला कर लेते हैं। पतला कैसे करेंगे? पानी मिला के। एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर प्योर एसिड डाल दिए, और प्योर एसिड के ऊपर थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाल दिए, या रेन वाटर। पानी जो हम घर में पीते हैं वो प्योर वाटर नहीं है, इसीलिए उसको एसिड को पतला करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। कौन सा पानी यूज़ किया जाता है? कौन सा वाटर? जिसको बोलते हैं डिस्टिल वाटर, जो बैटरी में डालने के काम में आता है, जिसको हम पीते नहीं हैं। आप सब ने देखा है, सबके घर में इन्वर्टर होगा, नहीं भी होगा तो बैटरी में जो पानी डलता है वो तो आपने देखा ही होगा। समझ आ रहा है? उसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एसिड लेते हैं, कितना? 2 ml, 5 ml, 6 ml, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ml, 5 ml ही लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाल दिया, यानी प्योर पानी डाल दिया, और उसको मिक्स कर दिया, चला दिया। तो अब एसिड कैसा हो गया? पतला हो गया। पतले एसिड को बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट क्यों करते हैं? क्योंकि एसिड बहुत हार्मफुल है, याद रखिएगा। अगर स्किन में पड़ गया तो स्किन को जला देगा, कपड़े में अगर पड़ गया तो कपड़े को छेद देगा, जला देता है सीधा, बर्निंग सेंसेशन होता है ना एसिड के अंदर। इसीलिए केमिकल रिएक्शन करते समय हम लोग प्योर एसिड नहीं लेते, उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। तो डाइल्यूट करने का सेंस समझ में आया? अब ये भी ध्यान रखिएगा कि देखिए, एसिड हमेशा मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देता है, मेटल रिएक्शन। तो इसमें किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि भैया अगर हम आपको दुकान से एसिड खरीद के दें तो उस एसिड को तुम किस में रखोगे? क्योंकि अगर आप मेटल के बने हुए बर्तन में रख लिए एसिड को, तब तो वो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देगा, मेटल की ऐसी तैसी कर देगा, जला देगा, मेटल को ख़त्म कर देगा। कुछ देर के बाद मेटल पूरा सड़ गल के नमक बन जाएगा, सॉल्ट, क्योंकि मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, और हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, मेटल को पूरा गला देगा। और यही कारण होता है बैटरी के अंदर जिंक के प्लेट होते हैं, एनोड और कैथोड, और उसके अंदर हम एसिड डालते हैं। प्योर एसिड नहीं डालते, पतला करके एसिड डालते हैं, पानी डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करके, नहीं तो
1 महीनों न चलेगी आपकी बैटरी, 1 दिन न चलेगी, पूरे प्लेट वो जला देगा, गला देगा मेटल को सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देगा। समझ आया? क्योंकि उसके अंदर जिंक के प्लेट होते हैं, मेटल के प्लेट होते हैं। तो मेटल में एसिड को क्यों नहीं रखते? तो रीजन आपको दिख रहा है ना क्यों नहीं रखते? क्योंकि मेटल के साथ एसिड क्या करता है, रिएक्शन करता है और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देता है और मेटल को सत्यानाश कर देता है मेटल का। इसलिए हम एसिड को मेटल में नहीं रखते, किसी धातु की चीज़ में नहीं रखते, बर्तन में। तो फिर किस में रखोगी जी? तो इसका जवाब है मेटल को हम रखते हैं कांच के बर्तन में, ग्लास में। किस में रखते हैं? हाँ, ग्लास के बर्तन में रखते हैं या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, जिसको सेरामिक्स बोलते हैं, सेरामिक्स, चीनी मिट्टी का बर्तन। क्योंकि कांच के साथ एसिड जो है रिएक्ट नहीं करता, इसी तरह चीनी मिट्टी के साथ भी एसिड रिएक्ट नहीं करता। तो ये आपका 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया कि एसिड को रखने के लिए किस टाइप का बर्तन यूज़ करना चाहिए। तो आंसर है ग्लास या सिरामिक्स। क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि एसिड ग्लास या सिरामिक के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता। तो मेटल में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि मेटल के साथ एसिड केमिकल रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देता है और मेटल की क्या कर देता है। हाँ, सही पकड़े हैं, समझ गए? चलिए शुरू करें। अब 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपका प्रिपेयर हो गया कि एसिड को किस में रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये भी डाउट क्लियर हो गया कि हम कोई भी एसिड यूज़ करें, चाहे वो वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, हमेशा कैसे लेते हैं? डाइल्यूट, पतला करके। कंसनट्रेटेड नहीं लेते, नहीं तो वो जला देगा सीधा। केमिकल रिएक्शन तो बाद में होगा, पहले वो गल जाएगा उसी में। समझ आया? तो हम डाइल्यूट करके लेते हैं। एसिड किस फॉर्म में रहेगा अगर हम उसको पतला कर देंगे पानी में घोल के? लिक्विड फॉर्म में। तो केमिकल रिएक्शन में जो जो चीज़ें हम लिखेंगे उनके फिजिकल स्टेट भी हमको लिखना होता है। फिजिकल स्टेट लिखने का तरीका देखिए, जो चीज़ डिस्टिल वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाई जाएगी, लिक्विड बनाया जाएगा, पतला किया जाएगा, उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ छोटा सा ऐसे लिख देंगे AQ ब्रैकेट में। ये बताता रहेगा कि ये पानी के साथ घुल के ये लिक्विड बन गया है, लिक्विड सॉल्यूशन है। जिंक सॉलिड होता है। अब जिंक भी कैसे लेना रहता है? जिंक के बहुत छोटे छोटे दाने, जैसे दाल होता है ना, दाल, चना, चने से भी छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लेते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल। अब ध्यान से समझना, मैं छोटा सा यहाँ बनाता हूँ। जैसे यहाँ हमने लिए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब केमिस्ट्री की लैब में सब लोग देखते हो। अब मैं छोटा सा बना रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिए। सपोज दिस इज टेस्ट ट्यूब, कांच का बना हुआ ट्यूब, पारदर्शी, आर पार दिखता है, इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? जिंक के छोटे छोटे, चने के दाल के बराबर, कोई भी मेटल, जरूरी नहीं है जिंक, हमने बहुत सारे मेटल लिए, मैग्नीशियम लिया है, सिंबल तो आप पहचानते होंगे, छोटी क्लासेस में आपने थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो सिंबल आप पहचानते हैं। मैग्नीशियम भी मेटल होता है, जिंक भी मेटल होता है, यहाँ भी जिंक लिखा है, यहाँ भी आयरन लिखा है, कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए। आप समझ रहे हैं भावनाओं को? ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे दाल के दाने के बराबर छोटे छोटे जिंक के टुकड़े ऐसे इसमें डाल दिए। ये इनके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल्स। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ग्रेन्यूल्स बोलते हैं ना, ठीक। ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, तो यहाँ हम ZN लिख देते हैं। जिंक का सिंबल होता है ZN, जिंक। तो मैं यहाँ नाम भी लिखते चलता हूँ ना, ये जिंक है। सॉलिड होता है, S लिख दिया ब्रैकेट में, सॉलिड। इसका नाम क्या है? अच्छा, इसको हम लाल स्याही से लिख देते हैं ताकि अलग दिखे। दिस इज जिंक, ठीक, ZIN से जिंक। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। उम्मीद है पहचान जाओगे ना, सल्फ्यूरिक एसिड पहले हम लिख चुके हैं, नाम तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो जिंक के दाने हम इसमें डालते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके मेटल के, इसमें क्या करते हैं हम? जो एसिड लेके आ रहे हैं, कोई सा भी एसिड, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया या सल्फ्यूरिक एसिड लिया, कोई सा भी एसिड, उसको क्या करके लाएंगे? पतला करके लाएंगे, डाइल्यूट। और उसको क्या करेंगे? इसमें ऐसे डाल देंगे, किसी टेस्ट ट्यूब से लेके आएंगे पतला करके, और इसमें एसिड भर देंगे। ये भर दिए। अब जिंक का जो दाना है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो एसिड में डूब जाएगा। एसिड में डूब जाएगा तो रिएक्शन होगा। अब आप देखेंगे कि जिंक के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसके सरफेस पर, उसकी सतह पर छोटे छोटे बुलबुले उठने लगते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। बुलबुले उठेंगे और बुलबुले उठ के क्या होंगे? पानी के अंदर से ऐसे बुलबुले उठते हुए दिखेंगे। अब हमको टेस्ट करना है कि ये जो बुलबुला है ये क्या है। जाहिर सी बात है, कोई गैस जब लिक्विड से होके आएगी तो बुलबुले के रूप में आएगी, बबल्स बन के आएगी। तो जब ये बाहर निकलती है बबल्स बन के, तो ये गैस है, निकल रही होती है। और ये कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। कैसे पहचानेंगे हाइड्रोजन गैस है? तो इसका तरीका है, भैया ये जलने वाली गैस है, माचिस की तीली जला के लेके जाओ, ये जलने लगेगी। तो आप या तो माचिस की तीली यहीं पर जला लीजिए, तो ये जलने लग जाएगी और इसमें पॉपअप साउंड आएगा। जैसे अपन बलून में हवा भर के, बलून जब फूल जाता है और ऐसे उसका मुंह खोले तो हवा निकलती है, तो एक आवाज़ नहीं निकलती पी करके, समझ आया?
उसी तरह से जब ये जलता है हाइड्रोजन गैस तो इसमें भी पॉपअप साउंड निकलता है। सिर्फ जलता बस नहीं है, इसमें से आवाज़ भी निकलती है, पॉपअप साउंड। तो हम पहचान जाते हैं कि भैया जलने वाली गैस कौन सी, हाइड्रोजन गैस है, इसमें से आवाज़ भी निकल रही है, पॉपअप साउंड। उसका दूसरा तरीका ये होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसको बढ़िया पैक कर देते हैं यहाँ से, टेस्ट ट्यूब को ऐसे ढक्कन लगा के पैक कर दिए, और इसमें ऐसे पाइप लगा के यहाँ पर एक बर्तन रख लेते हैं, समझते चलिएगा ना। ये एक बर्तन रखे और इस बर्तन में रख लेते हैं सोप सॉल्यूशन, यानी साबुन को घोल के पानी में इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, एकदम पतला सॉल्यूशन साबुन घोल के। तो इस बर्तन के अंदर क्या डाल दिया हमने, सोप सॉल्यूशन, ठीक है। और ये यहाँ से जो गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब के माध्यम से यहाँ आ जाएगी और यहाँ से पानी में डिजॉल्व होगी, और गैस जब पानी में डिजॉल्व होगी तो ऐसे बबल बन के ऊपर उठेगी, ऐसे गुब्बारा बन के। साबुन वाला पानी आप सबने यूज़ किया, जब हम उसमें फूंकते हैं, बच्चे खेलते हैं ना, तो ऐसे गोला गोला बबल बन के नहीं निकलता, बड़ा बड़ा बबल, साबुन वाला बबल आप सब ने देखा है। तो ये बबल बन के जब ऐसे निकलेगा तो आप क्या करिए, यहाँ पे एक माचिस की तीरी जला दीजिए या कैंडल जला दीजिए। मैं ऐसे माचिस बना दे रहा हूँ, ये ऐसे जलने लग गया, ठीक है। इसको लिख देता हूँ कैंडल या माचिस, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक। जैसे ही आप बलून के पास जलता हुआ कैंडल लेकर के जाएंगे तो बलून क्या होगा, आग के नज़दीक लाने से फट जाएगा। फटेगा तो उसके अंदर जो गैस होगी वो गैस जलने लगेगी। तो जैसे ही ये बलून फटेगा, नज़दीक ले जाओगे, भाई हाइड्रोजन गैस जलती है, आग अगर नज़दीक लेके जाएंगे तो बलून क्या होगा, फट जाएगा, फटेगा और गैस जलने लगी और पॉपअप साउंड सुनाई देगा। तो हमको पता चल जाएगा कि ये गैस कौन सी है, अगर ये जली तो ये हाइड्रोजन गैस है। ये इसकी निशानी होती है, इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करके इसको पहचानते हैं, समझ गए ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही आप जिंक में डालेंगे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। गैस को दिखाने के लिए ऐसे ऊपर एरो लगा देते हैं या यहाँ जी लिख देते हैं ब्रैकेट में, जी यानी गैस, ठीक है, और ऊपर एरो लगा दिए, उड़ने वाली गैस है, यहाँ से रिलीज हो जाती है बन के। समझ में आ रहा है एक्सपेरिमेंट। ये जिंक ग्रेन्यूल्स है, ये H2SO4 डाला है या HCl डाला है डाइल्यूट करके, कोई भी चीज़, नाम तो आप लिख सकते हैं, आपके बुक में बना हुआ है, आप आराम से बना सकते हैं, समझ गए। अच्छा, ये यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो फिर ये जिंक की सतह पर से बुलबुले उठते हैं ऐसे, और जिंक में केमिकल रिएक्शन होता है, और ये जिंक जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, आंसर है जिंक सल्फेट में, और ये है सॉल्ट, मेटल है जिंक और ये सल्फेट हो गया, इसको बोलते हैं मेटल सॉल्ट, इसका नाम है जिंक सल्फेट। फॉर्मूला देखते चलिए, ZnSO4 जिंक सल्फेट, ठीक है। बाद में हम इसको बैलेंस भी करते चलेंगे, हर केमिकल रिएक्शन बैलेंस भी होना चाहिए। बैलेंस कैसे होना चाहिए, इधर एक एक एलिमेंट को गिनो, उसके जितने जितने एटम होंगे इधर भी उतने उतने एटम होने चाहिए। ये जो एरो का निशान होता है ये होता है इक्वल साइन केमिकल इक्वेशंस में, याद रखिएगा। इक्वल साइन के लिए हम लोग एरो लगाते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन करते समय। तो जरा देखते हैं, देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2 ठो, बैलेंस। सल्फर यहाँ 1 है, इधर भी सल्फर 1 ठो है, बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, 4 एटम ऑक्सीजन के हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। जिंक का यहाँ 1 एटम है, यहाँ भी जिंक का 1 एटम है, बैलेंस। ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। दिस इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए यही केमिकल रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर लिखा है मैंने, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड लेने के बजाय अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता, इस एसिड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैं सब में नाम नहीं लिखूंगा, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, एक जगह लिखे दे रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, अगर हम इसके सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय अगर HCl लेते एक्वस फॉर्म में, एक्वस का मतलब तो आप समझते हैं ना, लिक्विड स्टेट, और जिंक के साथ केमिकल रिएक्शन कराते, यानी सेम यहाँ पर जो एसिड हमने डाला है वो HCl है, H2SO4 की जगह अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते तो सेम काम होता है, एक सॉल्ट बनता और एक हाइड्रोजन गैस बनती। दिस इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ये सॉल्ट है। ये था जिंक सल्फेट और ये था जिंक क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, जिंक क्लोराइड। ये नमक है, सॉल्ट, जिंक क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन गैस है, समझ गए। अच्छा, अगर हम जिंक लेने के बजाय मैग्नीशियम ले लेते, जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम, यानी इसमें केमिकल रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, समझ आ रहा है। मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव होता है जिंक, तो मैग्नीशियम धीरे धीरे रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव होता है आयरन, तो ये और धीरे रिएक्शन करता है। तो हर मेटल की अपनी एक रिएक्टिविटी होती है, अपनी एक ताकत होती है कि वो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा कि धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। तो मेटल टू मेटल ये जो रिएक्शन का सिलसिला है ये चेंज हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो HCl अगर मैग्नीशियम के साथ, ये मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम, हम सब के नाम अलग अलग लिखे दे रहे हैं ताकि आप सब में लिख सकें। जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा एक सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी।
सो दिस इज हाइड्रोजन गैस, ये सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, फॉर्मूला देख लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक क्लोराइड, HCl जो है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, इसको आयरन बोलते हैं ना, फेरस भी बोलते हैं आयरन, तो ये बनता है आयरन क्लोराइड। इस नंबर 2 के कारण इसको बोलते हैं आयरन सेकंड क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से इसके केमिकल नाम है, आयरन सेकंड क्लोराइड या आयरन 2 क्लोराइड, ऐसे भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस, दिस इज अगेन एक्वस सॉल्यूशन, जो भी सॉल्ट बनेगा वो लिक्विड में ही बनेगा, तो ये भी एक्वस रहेगा, ये सारे सॉल्ट जो हैं आपको एक्वस सॉल्यूशन में ही नजर आएंगे, समझ आ गया, ठीक है। तो एसिड के साथ जब भी मेटल रिएक्ट करेगा हमेशा एक सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये कुछ एग्जांपल्स इनको आप नोट कर लीजिए। जब हम आते हैं बेस, तो यहाँ पर भी सेम काम होता है। बेस जब किसी एक्टिव मेटल के साथ, एक्टिव मेटल जैसे कौन, तो आंसर है एक्टिव मेटल जैसे हो गया जिंक हो गया या एल्यूमिनियम हो गया। बेस हर मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करती, याद रखिएगा। तो या तो बेस जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करेगी या एल्यूमिनियम के साथ करेगी या मैग्नीशियम के साथ करेगी, हर मेटल के साथ बेस रिएक्शन नहीं करती, याद रखना। तो ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन से मेटल हैं, एल्यूमिनियम है और जिंक है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम लिया हुआ है, समझ आया। तो अच्छा, इधर हमने चेक नहीं किया सारे रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, उसके बाद फिर उधर आते हैं, देखते हैं भैया बैलेंस है कि नहीं। Mg 1 है, इधर भी Mg 1 है, हाइड्रोजन सिंगल है, इधर हाइड्रोजन 2 हो गया, दिख रहा है। यहाँ तो हाइड्रोजन 2 था लेकिन यहाँ 2 था, लेकिन इस रिएक्शन में यहाँ हाइड्रोजन गैस 2 बनी है और यहाँ सिंगल है। तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करना समझिए। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2, यहाँ तो 1 तो है, तो यहाँ हमने लगा दिया 2, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। सामने नंबर लगाते हैं, याद रखिएगा, मॉलिक्यूल की जगह 2 हाइड्रोजन हुए, लेकिन हाइड्रोजन को 2 करने के चक्कर में क्लोरीन भी 2 हो गया। देखिए 2 × 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। इधर क्लोरीन कितने हैं, 2, तो देखिए इधर भी 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन, बैलेंस हो गया, ठीक है। इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। सिमिलरली यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ भी क्या करेंगे 2, उसके कारण Cl2 हुआ, और ये देखिए यहाँ Cl2 है, जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, बैलेंस हो गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 बना, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे 2 लगा के इसको बैलेंस करेंगे, 2 Cl हुआ, ये देखिए यहाँ Cl2 दिख रहा है, आयरन 1 है, यहाँ भी आयरन 1 है, अब ये बैलेंस हो गया। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, समझ आ गया। अब मैं बात कर रहा था बेस जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो वो मेटल एक्टिव मेटल होगा, यानी या तो एल्यूमिनियम होगा या वो जिंक होगा या वो मैग्नीशियम होगा। आया समझ में। तो यहाँ पर भी सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। याद रखना है, जब भी एसिड या बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या होती है, वो बर्निंग गैस होती है, कंबस्टिबल गैस, खुद जलती है। तो आप चाहे ऐसे एक्सपेरिमेंट में समझो या एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, जिंक का ग्रेन्यूल डालिए, मेटल डालिए, उसमें डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए, चाहे HCl डालिए चाहे H2SO4 डालिए, उसमें से जो गैस निकलेगी डायरेक्ट माचिस की तीली यहीं पर ले जाइए, माचिस की तीली जलने लग जाएगी, जो गैस निकलेगी वो गैस जलने लग जाएगी, मतलब वो हाइड्रोजन गैस है और उसमें से आवाज़ में निकलेगी पॉपअप साउंड, तो समझ जाएंगे हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पॉपुलर ये बेस है। इसको भी हम एक्वा सॉल्यूशन बना लेंगे, जैसे एसिड को हमने डाइल्यूट किया हुआ था वैसे बेस को भी डाइल्यूट करते हैं। ये भी डाइल्यूट लेना होता है, डिस्टिल वाटर के साथ मिक्स करके इसको पतला कर लेते हैं, कंसंट्रेटेड नहीं लेते, समझ आया। इसका रिएक्शन मेटल के साथ हुआ, दिस इज विच मेटल, जिंक मेटल। अच्छा, इसको गर्म करना पड़ता है, ये बगैर गर्म किए रिएक्शन हो जाता है क्योंकि एसिड है। और जब भी आप टेस्ट ट्यूब में जैसे हमने जिंक डाला और अब आप एसिड, डाइल्यूट एसिड डालने के बजाय अगर डाइल्यूट बेस डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा चीज़ डालते हैं, तो इसमें अपने से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। तो यहाँ हम एक बर्नर दिखा देंगे, नीचे माचिस की तीली जला देंगे, कैंडल जला देंगे, तो जब ये गर्म होगा तब इसमें से गैस निकलेगी और आप सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी, समझ आया। तो इसको गर्म करना पड़ता है, वार्म। तो गर्म के लिए आप चाहें तो वार्म लिख लें या ऐसा निशान भी बना सकते हैं, ऐसा ट्राइंगल जैसा, इसका मतलब होता है हमने इसको गर्म किया, हीट दिया है, समझ आया। यहाँ से एक सॉल्ट बनेगा, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, क्या नाम है इसका, सोडियम जिंकेट सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। सोडियम जिंकेट भी आपको एक्वा सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा, ये भी आपको कैसा मिलता है, एक्वा सॉल्यूशन, यानी लिक्विड स्टेट में रहता है ये, और जिंक आपका सॉलिड है क्योंकि हम छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं इसके, ये रिएक्शन होता है जी इसमें। अच्छा, यही रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम अगर एल्यूमिनियम डाल के, वाटर डाल करके इसको रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो
ये बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। ये जो सॉल्ट बना इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट एक्वस सॉल्यूशन, और ये गैस होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल है, इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है, ये नहीं मिलेगा, ये मैंने अपने से लिख दिया है एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। ये एल्यूमिनियम है, मेटल। ये दोनों को दिखाने के लिए था ना कि अगर जिंक के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो सोडियम जिंकेट बनेगा, और अगर दूसरा एक्टिव मेटल एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम के साथ अगर आप इसको रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट। लेकिन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते समय इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाना पड़ता है हमको, तो पानी मिक्स करते हैं, ये वाटर है, तब जाके हाइड्रोजन गैस निकलती है। समझ आया कि नहीं आया? यानी इसको पतला करना है कुल मिला के। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज वाटर, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, देखते हैं सभी रिएक्शंस को। इधर देखिए सोडियम 2 है, इधर सोडियम सिंगल है, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे? 2। इस सोडियम को 2 बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। समझ गए? यहाँ पर देखिए जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, थोड़ा हाइड्रोजन गिन लीजिए, दिस इज H2। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन ये है, ठीक है, बैलेंस है, 2 × 1 2 हाइड्रोजन, एंड दिस इज 2 हाइड्रोजन, बैलेंस है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ 2 ठो है, इधर भी देखिए ऑक्सीजन 2 ठो है, सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 हो गया, बैलेंस हो गया रिएक्शन। इसको जरा देखिए, कहाँ से मिलाना शुरू करें? यहाँ से देखते हैं। इधर एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है? 1। ठीक है, या यहाँ से देखिए, हाँ ठीक है, एल्यूमिनियम से शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर एल्यूमिनियम सिंगल है, इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 2 लगाएंगे, तो एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम 2 बनने के चक्कर में सोडियम भी 2 हो गया, सोडियम यानी Na 2 हो गया, तो इधर भी सोडियम को हमको क्या करना पड़ेगा? 2। अब ध्यान से समझना, सोडियम 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन भी इसके कारण 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन इधर है ये, और 2 हाइड्रोजन ये है। कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। उधर कितने हाइड्रोजन है? 2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन थोड़ा बैलेंस करिए पहले, फिर हाइड्रोजन को टोटल बैलेंस करते हैं। इधर ऑक्सीजन देखिए, 2 × 1 = 2, ये ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है। कितने ऑक्सीजन हुए? 3 ऑक्सीजन हो गए। और इधर कितने ऑक्सीजन है? ये 2, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके 4 ऑक्सीजन हो गया इधर। और इधर कितने ऑक्सीजन मिल रहे हैं हमको? ये 2 हो गया, और ये 3 है, तो इधर भी 4 होना चाहिए, क्योंकि उस तरफ 4 ऑक्सीजन है। ये 2 ऑक्सीजन, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 ऑक्सीजन है। समझ रहे हैं? तो इधर भी 4 बनाना है, 2 तो ये हो गया, इसको हम और 2 करे दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये हो गया 2 ऑक्सीजन, और इधर भी कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन इधर भी, 4 ऑक्सीजन इधर भी। लेकिन ऑक्सीजन को 4 बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया? देखो, ये हो गया 2 हाइड्रोजन, और ये हो गया 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 हाइड्रोजन है, तो राइट हैंड साइड में भी 6 होना चाहिए। ये 2 है, तो इसके सामने अपन लिख देंगे 3, तो 3 × 2 = कितना हो जाएगा? 6। 6 हाइड्रोजन उधर, 6 हाइड्रोजन इधर, ये हो गया बैलेंस। अब आप सबको चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें बैलेंस है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ रिएक्शन है बेस का मेटल के साथ और एसिड का मेटल के साथ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा और बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा, जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जिंक से भी ज़्यादा, ठीक है, और आयरन से भी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम, उससे कम होता है जिंक, और उससे कम होता है आयरन। समझ आ गया? सबसे कम आयरन। और भी मेटल हैं जो हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़, क्या हर बार एसिड को किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करवाने से सॉल्ट और वाटर बनता है? तो आंसर है नहीं। जैसे एक मेटल है कॉपर, अगर मैं यहाँ पर कॉपर लिख देता, ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैं, अच्छा जगह मुझे नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ पे लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ, चलेगा? अब तो हेडिंग की ज़रूरत नहीं है हमको, ध्यान से समझना। जैसे मैंने एसिड लिया HCl, और इसका रिएक्शन मैंने करवाया कॉपर के साथ, ये कॉपर है, कॉपर, ठीक है, तो इसमें क्या सॉल्ट और वाटर नहीं मिलेगा, या सॉल्ट और हाइड्रोजन? तो आंसर है नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। तो फिर यहाँ कैसे हो गया? सॉल्ट बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया, और ये भी तो मेटल है, ये भी तो एसिड है। एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन क्यों नहीं दे रही?
तो इसका आंसर ये है कि यहाँ जो मेटल हम यूज़ कर रहे हैं ये मेटल रिएक्टिव मेटल है। कैसे हैं? रिएक्टिव। किससे ज़्यादा रिएक्टिव? क्या चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। मेटल क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये मेटल है, ये एसिड है। एसिड में हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो एसिड में एक हाइड्रोजन होता है और एक दूसरा एलिमेंट होता है, क्लोरीन हो गया या सल्फेट हो गया, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये सल्फेट है सल्फ्यूरिक एसिड में, तो हाइड्रोजन पार्ट होता है। अब मेटल क्या करता है, ध्यान से देखिए। मेटल जैसे ही हम एसिड के साथ इनका रिएक्शन करवाते हैं, मेटल क्या करता है, इस एसिड को लात मार के भगा देता है और एसिड खुद हाइड्रोजन की जगह बैठ जाता है। मेटल क्या करता है, एसिड में से हाइड्रोजन को भगा देगा और खुद हाइड्रोजन की जगह बैठ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन था HCl, इसने हाइड्रोजन को भगाया और खुद बैठ गया हाइड्रोजन की जगह, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके इसने MgCl2 बना लिया। यहाँ देखिए, जिंक ने हाइड्रोजन को भगाया और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ZnCl बना दिया। आयरन ने हाइड्रोजन को भगाने को बोलेंगे डिस्प्लेस किया, हटा दिया और खुद हाइड्रोजन की जगह बैठ गया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके FeCl2 दिखाने लग गया। तो इसमें क्या है कि देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक भी हाइड्रोजन से ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन भी हाइड्रोजन से ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए ये सब हाइड्रोजन को लात मार के भगा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, खुद उसकी जगह बैठ जाते हैं। लेकिन कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, इसीलिए कॉपर हाइड्रोजन को नहीं भगा पाता। तो अगर कॉपर हाइड्रोजन को नहीं भगा पाएगा तो ये इसके साथ बैठ भी नहीं पाएगा, तो इसका रिएक्शन नहीं होता, कोई सॉल्ट और कोई हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। तो सिर्फ कौन से मेटल हाइड्रोजन को भगाएंगे, तो इसका आंसर ये है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। और हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? आंसर है मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, और इसके अलावा भी कुछ और हैं, वो सिल्वर है, या सिल्वर छोड़ दीजिए, सिल्वर तो नहीं होता, समझ आया? होता है, AgCl2 भी बनता है, सिल्वर क्लोराइड। तो ऐसे बहुत सारे मेटल हैं जिनको हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे हैं। मोटा मोटा हिसाब किताब समझ में आया? जो मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा वो हाइड्रोजन को नहीं भगा पाएगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सिर्फ डिस्प्लेस कौन करेगा? जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और उन एलिमेंट के नाम आप 2-4 ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक मेटल एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और खुद एसिड में हाइड्रोजन की जगह लेके बैठ जाता है। ऐसे रिएक्शन जिनमें मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, इनको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो भी रिएक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन, बेस का मेटल के साथ रिएक्शन, इसमें मेटल क्या करता है, किसी न किसी हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करता है। समझ आया? डिस्प्लेस। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। मैं इसको कहीं पर नोट कर दे रहा हूँ, और इसमें मैं रिएक्शन की सीरीज भी लिख देता हूँ कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर ये कम रिएक्टिव होगा, फिर ये उससे कम रिएक्टिव होगा, और कॉपर सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो मैं उसको यहाँ पर लिख दूँ, आप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा, उससे कम जिंक Zn ना, फिर उससे कम आयरन, फिर सबसे कम कॉपर। ये याद रखिएगा, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक, जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम। ये एक सीरीज याद रखिएगा, ये कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर भी देखिए, एसिड और कॉपर मिलके सॉल्ट और हाइड्रोजन क्यों नहीं देते? रीज़न क्या है? कॉपर कम रिएक्टिव हाइड्रोजन से, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे आराम से ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप जब तक इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, ये नोट कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी 2 टाइप का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई एक मेटल किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेता है तो उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, या इजी शब्दों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर जब 2-2 डिस्प्लेसमेंट होते हैं, 2-2 चीज़ें खसकती हैं, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। यहाँ फिलहाल ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, नोट करेंगे। मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट with the displacement of hydrogen gas. This reaction is called single displacement reaction या simple displacement reaction. तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। पहला टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया कि जब एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि जब एसिड किसी कार्बोनेट के साथ या किसी बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। इसको नोट करिए पॉज करके। हाँ जी, अगला टॉपिक है हमारा एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलने के बजाय बाई कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी मेटल का कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल बाई कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, हाँ जी, तो जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं
तो सबसे पहले हमको मेटल का सॉल्ट मिलता है और इसमें वाटर जनरेट होता है, बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जबकि इसके पहले मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता था, मेटल के साथ, सिर्फ मेटल, ये मेटल का कार्बोनेट है या मेटल का बाइकार्बोनेट है। सिंपल अगर मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनता था? हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर मेटल के कार्बोनेट के साथ, इसमें कार्बन आ जाएगा, या बाइकार्बोनेट, इसमें भी कार्बन रहेगा। अगर एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसकी पहचान क्या है ये मैं आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मार्क करते हैं ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए। सबसे सिंपल मेटल कार्बोनेट हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सबसे आसान शब्दों में जो आपकी पुस्तक में है। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसके साथ हमने कोई एसिड लिया HCl। एसिड तो जाहिर सी बात है आप डाइल्यूट करके लेंगे एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या बनेगा? इसमें एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा होगा? NaCl। और वाटर के लिए H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2। दिस इज गैस। आप चाहें तो ऐसे G भी लिख सकते हैं। वाटर तो लिक्विड होता है तो L भी लिख सकते हैं, एक्वस भी लिख सकते हैं, लिक्विड भी लिख सकते हैं, सिंपल। NaCl सॉलिड होता है, नमक है, ठीक है। तो NaCl को आप चाहें तो सॉलिड लिख सकते हैं, या ये एक्वस सॉल्यूशन में बनता है, यानी पानी के अंदर ही रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो वी कैन ऑल्सो राइट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। बाद में इसको सुखा के सॉलिड भी बनाया जा सकता है, ठीक है। Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम, ये सोडियम कार्बोनेट है। इसके अलावा अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा ना, सॉलिड फॉर्म, पत्थर जैसे रहेगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। दूसरा अगर हम ले लें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, और इसका रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराएं, अगेन वी विल हैव NaCl, सॉल्ट एंड वाटर, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये ऐसे गैस का सिंबल बना देंगे। दिस इज लिक्विड, लिक्विड भी लिख सकते हैं, एक्वस भी लिख सकते हैं। दिस इज एक्वस सॉल्यूशन। एसिड इज ऑलवेज डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन एंड दिस इज सॉलिड स्टेट, ठीक है। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमने जो रिएक्शन लिखा है क्या वो बैलेंस है, ठीक है। ऊपर वाला रिएक्शन चेक करिए। ये कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं ना। इधर देखिए सोडियम 2 है और इधर सोडियम सिंगल है, तो ये 2 है तो इसको भी 2 बनाइए। ये 2 कर दिया। 2 करने के चक्कर में क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन 1 है तो इस क्लोरीन को भी 2 करिए। क्लोरीन को 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन इधर काउंट करिए, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन देखिए, 2 ऑक्सीजन और ये 1 ऑक्सीजन, 3 हो गए, सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। यहाँ पर देखिए NaCl, 1 सोडियम 1 सोडियम, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन देखिए 3, इधर भी ऑक्सीजन 3 और कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है। ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। नोट कर लीजिए पहले इसको। हाँ जी, इस रिएक्शन को यहाँ पर समझिए। सोडियम कार्बोनेट और एसिड HCl, इनका रिएक्शन हुआ, एक सॉल्ट बना। सॉल्ट क्या है? NaCl। वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। यानी जब भी किसी मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कौन है? सोडियम कार्बोनेट है CO3। मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड का कॉम्बिनेशन होता है तो एक सॉल्ट बनता है, एक वाटर बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी तरह से अगर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें, यानी बाइकार्बोनेट, इसके साथ भी अगर आपने कोई एसिड कंबाइन किया, जैसे ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा, ठीक है। दिस इज बेकिंग सोडा, ठीक है। दिस इज बेकिंग सोडा। एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना। इसका नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। यानी जब भी एसिड किसी मेटल के कार्बोनेट के साथ या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, हमेशा एक सॉल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कोई भी कार्बोनेट हो, यहाँ तो मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया है, आप चाहें तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसे समझिए, जैसे ये चौक, ये कैल्शियम कार्बोनेट है।
मार्बल जो हम घर में लगाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, घर में जो हम वाइट वॉशिंग करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है। लाइम वाटर, चूने का जो पत्थर होता है उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। इवन आपका हम लोग जो अंडा खाते हैं, अंडे के ऊपर का जो वाइट पोर्शन होता है, शेल, जो जिसको तोड़ के अंडा निकाला जाता है, सफ़ेद कलर का होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं एसिड का, यानी अगर हम अंडा को तोड़ के उसका जो ऊपर का शेल होता है, ढक्कन या क्या बोलेंगे, ऊपर जो सॉलिड मटेरियल होता है सफ़ेद कलर का, उसका रिएक्शन अगर अपन एसिड के साथ करें तो क्या होगा, यही होगा। ठीक है, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ। हाँ, तो ये एक एक्स्ट्रा रिएक्शन आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा एसिड है, ये भी वही है। मेटल यहाँ पर कौन है, कैल्शियम। ये सोडियम का कार्बोनेट था, ये कैल्शियम का कार्बोनेट है। यानी इसको आप लाइम स्टोन बोल सकते हैं, चूने का पत्थर। इसको आप एग शेल बोल सकते हैं, मार्बल बोल सकते हैं, वाइट वॉशिंग वाला मटेरियल बोल सकते हैं, लाइम बोल सकते हैं, चूना। ये बहुत सारे फॉर्मेट है। या ये बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चौक। तो इसके बहुत सारे नाम है, चौक बोलिए, मार्बल बोलिए, लाइम स्टोन बोलिए, चूने वाला पत्थर, सबके लिए एक ही फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसमें हम एसिड डाल दें तो क्या होगा, एक कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, नमक। एक वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। समझ में आ रहा है? एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस एंड दिस इज सॉलिड, चूने का पत्थर। समझ आया? तो अगर हम अंडे का शेल लें और उसमें एसिड डाल दें तो यही सारे काम होंगे, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको समझाने के लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है आपकी टेक्स्ट बुक का। यहाँ पर देखिए, ये एक स्टैंड है, एक बेस रखा हुआ है, इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब रखा है, टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पर डाला है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी ये फार्मूले आप नोट कर लीजिए। मैं नीचे का ये दोनों मिटाने वाला हूँ, तो आप इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। हम सिर्फ इस रिएक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, सॉलिड फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट। फार्मूला क्या है, Na2CO3, ये ऊपर वाला सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ठीक है। और ये जो एक फिसल फैनल है, यानी इसमें ऊपर वो नहीं होती कुप्पी जिसमें हम लोग मिट्टी का तेल डालते थे किसी बॉटल में, तो ये कुप्पी है, इसको बोलते हैं थसल फनल, फनल बोलते हैं, कुप्पी। ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ से डालेंगे डाइल्यूट HCl एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से हम डालेंगे। ये इसमें से ये एसिड यहाँ पर आ जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ एसिड जा करके रिएक्शन करने वाला है। ये चीज़ सोडियम कार्बोनेट के ऊपर हमने क्या डाल दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज इन द डाइल्यूटेड फॉर्म, यानी पतला करके, डाइल्यूट करके। जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे क्या क्या होगा, एक नमक बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, उसका तो ये सॉल्यूशन रहेगा, सोडियम क्लोराइड का ये सॉल्यूशन है। रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर सॉल्यूशन क्या बनेगा, सोडियम, ये रिएक्शन होने के बाद लिख रहा हूँ ना, रिएक्शन होने के बाद ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी नमक ये। और इसमें पानी भी रहेगा, जाहिर सी बात है, वाटर भी है इसमें। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ही होता है उसमें पानी है, मौजूद है। और यहाँ से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस गैस को जो यहाँ से निकलेगी, ये है हमारा CO2 गैस। इसको एक दूसरा डिलीवरी ट्यूब लगा के हम एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। इस ट्यूब को बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब, गैस डिलीवरी ट्यूब, जिसमें से हम गैस को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, डिलीवर करा सकते हैं। इसलिए इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, पतला वाला ट्यूब जो है, गैस डिलीवरी ट्यूब। यहाँ से कौन सी गैस हम लेके जा रहे हैं बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको एक दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा। ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या रखते हैं, लाइम वाटर। क्या रखते हैं, लाइम वाटर, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो गैस जा रही है, इस गैस को चेक भी तो करना है कि कौन सी गैस है। तो आपके एक्सपेरिमेंट में जो बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 19 में, 19 में, यहाँ से जो गैस जाएगी, इस गैस को कैसे पहचानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मैं भी बताता हूँ कैसे पहचानेंगे ना। ये गैस गई, इसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या रखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर, चूने वाला पानी, हल्का सफ़ेद रहता है ये, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको बोला जाता है लाइम वाटर, चूने वाला पानी। चूना नहीं होता, चूना, चूने का पत्थर, उसको पानी में घोल दिए तो सफ़ेद पानी हो जाता है, ये लाइम वाटर है। लाइम वाटर के अंदर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है
तो इसकी पहचान ये है कि जब भी चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाला जाएगा, ये उसको दूधिया कर देगी, मिल्की, यानी एकदम दूध जैसा हो जाएगा। ये कौन से कलर में आ जाएगा? मिल्कीनेस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर लाइम वाटर एकदम मिल्की हो गया, व्हाइट कलर का, जैसे मिल्क होता है, दूध होता है, अगर ये मिल्क में कन्वर्ट हो गया, मिल्कीनेस इसमें आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ से जाने वाली गैस कौन सी गैस मानी जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गैस यहाँ से निकली उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो इसका जवाब क्या है? ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इट टर्न्स मिल्कीनेस, या ऐसे बोल दीजिए सॉल्यूशन टर्न्स मिल्कीनेस। सॉल्यूशन जो है यानी कैल्शियम ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है लाइम वाटर का, वो मिल्कीनेस हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। तो हम पहचान जाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दूसरी इसकी पहचान होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर कहीं आग जल रहा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दिया जाए तो वो आग को बुझा देती है। तो अगर आप माचिस की तीली जलाएं और इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ से काटें, यहाँ से गैस निकलेगी, जलती हुई माचिस को अगर आप इसके सामने रखेंगे और जलती हुई माचिस अगर बुझ गई इस गैस के आने से, तो समझ जाइएगा कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। याद रहेगा? तो ये इसकी कुछ पहचान है। तो मैं इसको थोड़ा सा नोट कर देता हूँ, इसके रिएक्शन को। ये दो आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर देखेंगे ये जो रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया, हमने क्या रखा यहाँ? सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। इसमें हमने यहाँ से एसिड डाला तो इसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन गया, यानी सॉल्ट बन गया, कुछ वाटर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल के रूप में यहाँ से निकली। उसको एक दूसरे डिलीवरी ट्यूब से हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में लिया, जिसके अंदर हमने क्या भरा था? लाइम वाटर। लाइम वाटर को क्या बोलते हैं? CaOH2। तो जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में जाती है, केमिकल रिएक्शन होता है और ये उसको एक मिल्की सस्पेंशन में कन्वर्ट कर देती है, सॉलिड से, यानी चूना जैसा बना देती है। इसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन है ये दूधिया हो जाता है, मिल्कीनेस में आ जाता है। उस रिएक्शन को हमने यहाँ पर दिखाया है। किस रिएक्शन को? इस टेस्ट ट्यूब में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या होगा? देखिए, दिस इज लाइम वाटर, CaOH2, लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई, इससे रिएक्ट किया और क्या बना दिए? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या चीज़ है? दिस इज मिल्की सस्पेंशन। सस्पेंशन रहता है गाढ़ा, जैसे पेंट नहीं होता, पेंट को सस्पेंशन बोलते हैं। पेंट न लिक्विड होता है न सॉलिड, गाढ़ा गाढ़ा रहता है। तो इस तरह से एक सफ़ेद कलर का सस्पेंशन बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। समझ आया? और थोड़ा सा पानी भी उसमें रहता है, ये रिएक्शन। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई तो इसका जो मिल्कीनेस होता है वो डिसअपियर हो जाता है और ये सॉल्यूशन एकदम क्लियर सॉल्यूशन हो जाता है, यानी अब इसमें आप आर पार देख सकते हैं, ऐसा हो जाता है। याद रखिएगा। समझ आया? तो इसका हिसाब किताब क्या है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बना देगी? एक मिल्की सस्पेंशन बना देगी, जिसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और हमारा ये जो लाइम वाटर है ये सफ़ेद कलर में कन्वर्ट हो जाता है, पेंट जैसा सस्पेंशन बनता है सफ़ेद कलर का, सफ़ेद पेंट समझ लो, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस चली गई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो सस्पेंशन बना है इसमें और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई, इसके साथ रिएक्शन करके इसको डिसअपियर कर देगी, यानी इसकी जो मिल्कीनेस है इसको ख़त्म कर देगी। वो रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। जैसे CaCO3 है, ठीक है, इसके अंदर ये मिल्की सस्पेंशन बन चुका है। अब अगर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई, थोड़ा सा पानी है, ये वापस से रिएक्शन करके क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझ आ रहा है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3, ये ट्वाइस, ठीक है, CaHCO3 एंड दिस इज ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन रहता है और इसका कलर अब सफ़ेद नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? अब ये क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ आया? तो ये आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नॉलेज है। तो आपके बुक में था एक्सपेरिमेंट में कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे पहचानते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, उसका तरीका क्या है पहचानने का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन किससे कराते हैं? लाइम वाटर के साथ, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो वो उसको क्या करता है? उसको सफ़ेद कलर के सस्पेंशन में चेंज कर देता है। वो सस्पेंशन कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्की सस्पेंशन। समझ आया? लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें चली गई तो क्या होगा? फिर वो कलर जो है डिसअपियर हो जाएगा। मिल्की, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मिल्कीनेस डिसअपियर्स।
ठीक है। और ये क्या है, एक्सेस, ज़्यादा मात्रा का कार्बन डाइऑक्साइड अगर गया तो फिर जो मिल्कीनेस है वो खत्म हो जाएगा, ये याद रखना आपको। तो एसिड जब किसी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या होता है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पर देखिए, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। बेस जब किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तो हमारा आंसर है सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट और वाटर, ये चीज़ आगे हम पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी बनता है, यानी जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट और वाटर बनाता है और बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो इसका मतलब है नॉन मेटल ऑक्साइड और एसिड एक जैसे हो गए। एसिड के साथ रिएक्शन करे बेस तो भी सॉल्ट और वाटर, एसिड के बजाय अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्शन करे तो भी सॉल्ट और वाटर। तो इसका मतलब है नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, यहाँ से ये पता चलता है। अब नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे बनता है, कोई भी नॉन मेटल उठाइए, नॉन मेटल कुछ भी, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब नॉन मेटल्स कहलाते हैं। इनका रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कर दिया तो जो चीज़ बनेगी उसको बोलते हैं ऑक्साइड। किसी भी चीज़ का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ तो जो चीज़ बनती है उसको ऑक्साइड बोलते हैं। तो कोई भी नॉन मेटल लिए, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दिए, ऑक्साइड बन गया, उसको बोलेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ तो CO2 बन गया, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल होता है। सल्फर भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है SO2, या SO3 बनाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनाती है। ऐसे बहुत सारे नॉन मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा के आप नॉन मेटल ऑक्साइड बना सकते हैं। समझ आया? तो एक बेस का रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्या क्या देता है, सॉल्ट और वाटर। इसका मतलब है नॉन मेटल ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर मैं नोट लगा देता हूँ, बाद में हम फिर और एग्जाम्पल पर आते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर या कैरेक्टर। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। एसिड तो नहीं होते लेकिन बिहेवियर और गुण जो है वो एसिड की तरह होता है, क्योंकि एसिड ही बेस के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट और वाटर देता है, और नॉन मेटल भी बेस के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट और वाटर देता है। इसलिए नॉन मेटल एसिड की तरह बिहेवियर दिखाता है, तो उसके पास एसिड वाले गुण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, इसलिए हमने वहाँ पर नोट किया है। एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं, इसका रिएक्शन हमने नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराया। ये बेस है ना, बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया, एक सॉल्ट और वाटर बन गया। सॉल्ट यहाँ पर क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, चौक, मार्बल, समझ रहे हैं, ये सब यही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपके बुक का एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन करा देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। क्या बोलते हैं इसको, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। ये हमारा बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जब रिएक्शन होगा तो ये बनेगा Na2SO3, Na2 और SO3 और एक वाटर बन जाएगा। वाटर को तो H2O लिख देते हैं ना फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज लिक्विड, वाटर लिक्विड है, और कैल्शियम कार्बोनेट ये भी एक्वा सॉल्यूशन में ही बनता है, क्योंकि हम एक्वा सॉल्यूशन ही लेते हैं, तो ये एक्वा सॉल्यूशन होते हैं नॉर्मली, AQ लिखते हैं ना एक्वा सॉल्यूशन को। दिस इज अगेन एक्वा सॉल्यूशन बनता है इनका ना। समझ गए? इसका जो नाम है इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, दिस इज सॉल्ट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करें तो एक सॉल्ट बनता है सोडियम सल्फाइड और वाटर बनता है H2O लिक्विड में, है ना। थोड़ा बैलेंस कर लीजिए, चीज़ें बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, ऊपर भी हमने चेक नहीं किया, कैल्शियम कैल्शियम सिंगल, ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2 और 2 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 और 1 4, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, करेक्ट। कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, कैल्शियम सिंगल सिंगल, ये तो बैलेंस है। यहाँ पर देखिए सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको भी 2 बनाने के लिए 2 लिख दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए 2 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया 2। ऑक्सीजन देखिए ये हो गया 2 और ये हो गया 2 4, तो यहाँ भी ऑक्सीजन देखो 3 और 1 4,
एक सल्फर है, एक सल्फर है, बैलेंस है ये। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करें तो क्या बनता है, ठीक है। और ये कॉमन क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। हाँ जी, यहाँ पर देखिए सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर रिएक्शन है, जब भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करेगा हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसे इसके पहले हम पढ़ रहे थे कि एक बेस अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो भी सॉल्ट और वाटर बनता है। इस ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और दोनों की ताकत खत्म हो जाती है। यही वजह है कि जब हमारे पेट में एसिडिटी बनती है, हम कोई ज़्यादा खाना खा लेते हैं या खाना नुकसान कर देता है किसी भी कारण से, और अगर पेट में एसिड की मात्रा बढ़ गई, एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो बाहर से हम लोग कोई बेस खाते हैं। सबसे कॉमन बेस घर में खाने वाला क्या है? मीठा सोडा है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। तो आप जब थोड़ा सा एक पिंच हल्का सा बेकिंग सोडा का खाते हैं तो सोडा अंदर जाके एसिड के साथ कंबाइन होता है। सोडा बेस है और अंदर एसिड है, आपस में कंबाइन होकर के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और तब ये ठीक हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं एसिड और बेस का रिएक्शन। ये है, मैं नाम नहीं लिखूंगा ना, अब आप पहचान रहे हैं, आप लिख सकते हैं अपने से नाम। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लिख सकते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, रिएक्शन करेंगे NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और ये वाटर बनेगा। ये होता है लिक्विड, ये सब एक्वस स्टेट में रहेंगे। एक्वस यानी इनको डाइल्यूट कर करके हम आपस में कंबाइन करते हैं, ऐसे ही कंबाइन नहीं हो जाते ये, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना? सोडियम क्लोराइड, और ये है वाटर, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए नाइट्रिक एसिड, ये मैंने बोला था ना पहले फार्मूला याद रखना है आपको, वैसे आपको पढ़ने के लिए सिर्फ ये एक याद रख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, ये काफ़ी है, ये आपके सप्लीमेंट्री नॉलेज के तौर पर है। नाइट्रिक एसिड HNO3, मैंने पहले लिस्ट बताया था, याद करना है, ये आ गया नाम। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराया बेस के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना? पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर। बैलेंस कर सकते हैं आप, अगर बैलेंस नहीं है तो चेक कर लीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाम आप लिख लीजिएगा इसलिए मैं नाम बोल रहा हूँ, ये बेस है, क्या बना? MgSO4, सॉल्ट और वाटर। इसी प्रकार से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH कंबाइन होकर क्या बना? सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, और वाटर बन गया H2O। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके, आप लिख सकते हैं। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके पुस्तक में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसको पहले हम कवर करते हैं। इसको नोट करिए, कुछ बातें और मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, आपकी बुक में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक तरीका लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ, और उसमें जो सवाल पूछा गया है उस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हमको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। क्या लेना है? टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या भर लेंगे? या तो एसिड भर लो या बेस भर लो, कुछ भी एक चीज़, ठीक है। तो मान लो मैंने एसिड भर लिया, और हम हमेशा डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस पर काम करते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें एसिड को डाइल्यूट करके, जैसे 20 बूंद हमने एसिड डाल दिया, डाइल्यूट एसिड, और उसमें थोड़ा सा डाल दिया फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन क्या चीज़ है? इंडिकेटर, जो एसिड और बेस का कलर बताता है। थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, फिनोप्थिलीन का अपना कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस लिक्विड होता है। जैसे पानी कलरलेस होता है, वैसे फिनोप्थिलीन भी कलरलेस होता है। अगर हम फिनोप्थिलीन को एसिड में डालें तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, कलरलेस ही होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। लेकिन बेस में अगर हम, यानी जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया, उसमें फिनोप्थिलीन वाली उंगलियां डुबा दी, ये नोट चेक करने के लिए CBI वाले चेक करते हैं ना इसको। तो अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन वाला कोई चीज़ डाला तो बेसिक सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाता है, पिंक। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है पुस्तक में, वो सुनिए। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ऐसे ध्यान से सुनिएगा ना, ये एक टेस्ट ट्यूब लिया। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? थोड़ा सा इसमें HCl डाल दिया, 20 बूंद, ठीक है। ये है मान लो 20 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl, ये एसिड डाल दिया 20 बूंद, है ना। अब क्या करेंगे? एक दूसरा टेस्ट ट्यूब या ड्रॉपर लेके आएंगे। यहाँ पर मैं ड्रॉपर बना देता हूँ ऐसे ना। ड्रॉपर कैसे बनाएंगे जी? ऐसे बना दें, ये, ठीक। ये मान लो ड्रॉपर है,
इसमें भरा हुआ है डाइल्यूट NaOH। ये क्या चीज़ है? बेस, ठीक है। और ये क्या चीज़ है? एसिड। इसमें एसिड भरा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, और प्लस इसमें और क्या मिला दिए हैं? फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन, ठीक है। तो एसिड और फिनोप्थिलीन इसमें डाला हुआ है। फिनोप्थिलीन एसिड में कलरलेस रहता है, कोई कलर में उसमें बदलाव नहीं आता। अब हम क्या किए, एक ड्रॉपर लेके आए, इसमें भरा हुआ है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस, ये वाला बेस। अब इसको एक एक बूंद करके ऐसे इसमें डुबाना है, एक एक बूंद। तो जब एक बूंद इसमें जाएगा तो देखिए बेस एसिड में गया तो रिएक्शन हुआ, क्या क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट बन गया, थोड़ा सा वाटर बन गया। एसिड की मात्रा ज़्यादा है और हमने एक ही बूंद बेस गिराया है, तो थोड़ा सा सॉल्ट बना, थोड़ा सा वाटर बना, क्योंकि थोड़ा सा रिएक्शन हुआ। उसके बाद दूसरा बूंद गिराया, तीसरा गिराया, चौथा गिराया, एक एक बूंद करके हमको बेस को गिराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो एसिड जो है धीरे 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 रिएक्शन करेगा और धीरे धीरे सॉल्ट और वाटर बनता जाएगा। जब इतना हम बेस गिरा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिरा देंगे एसिड में, कि जितना एसिड यहाँ है पूरा का पूरा एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना देगा, तो एसिड खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा एसिड यहाँ पर खत्म हो गया बेस के साथ रिएक्शन करके, समझ आया? और पूरा का पूरा एसिड सॉल्ट और वाटर बना दिया। अब ये रिएक्शन कैसा हो गया उस समय? न्यूट्रलाइज। ना एसिड है ना बेस है, सॉल्ट और वाटर बन गया, पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो गया। अब एक बूंद एक्स्ट्रा हमने और बेस को गिराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बूंद एक्स्ट्रा, तो क्या होगा? ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अभी देखो एसिड और बेस टोटली कंबाइन होकर के न्यूट्रलाइज हो गए, सॉल्ट और वाटर बन गया। अब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल सॉल्यूशन का कलर कैसा रहता है? फिनोप्थिलीन के साथ कलरलेस, कोई कलर नहीं होता। अब एक बूंद हमने एक्स्ट्रा और गिरा दिया बेस का, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? तो आंसर है पिंक कलर का हो जाएगा, पिंक, डार्क पिंक। क्यों डार्क पिंक हो जाएगा? यही सवाल आपकी बुक ने पूछा है। तो इसका आंसर ये है कि अब आप न्यूट्रल सॉल्यूशन था, आपने बेस मिला दिया, तो अब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक। तो बेसिक सॉल्यूशन का कलर फिनोप्थिलीन क्या बताता है? पिंक। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन क्या हो गया है? यहां रीजन लिख देता हूं, बिकॉज सॉल्यूशन इज नाउ बेसिक। अब सॉल्यूशन कैसा हो गया है? बेसिक सॉल्यूशन हो गया है, इसलिए फिनोप्थिलीन का कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये आपसे बनना चाहिए। अब हम 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, फिर इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। हाँ जी, चलिए, हमारी बुक में पेज नंबर 20 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उनको नोट कर लेते हैं। दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, तो बढ़िया से देखिए। सबसे पहला सवाल है हमारा, एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं। मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? किसी एग्जाम्पल से हमको समझाना है। तो हमको पता है मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है, ठीक है। हाँ जी, मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एक सॉल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस निकलती है। वही चीज़ यहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है। देखिए, मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव देयर करस्पॉन्डिंग क्लोराइड सॉल्ट। क्योंकि हम एसिड कौन सा ले रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रहा एग्जाम्पल। तो इसमें क्लोरीन है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें भी क्लोरीन आएगा, इसलिए उस सॉल्ट को क्या बोलेंगे? क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल है जिंक। जिंक हमने मेटल लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें क्लोरीन है, ये एसिड लिया। मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एक सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगी। पूरा प्रोसीजर हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए। क्लोरीन के चक्कर में हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। जिंक उधर 1 है, जिंक इधर 1 है, ये बैलेंस हो गया। ये आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसके बीच हमको केमिकल रिएक्शन लिखना है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है? CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम का जो वैलेंसी वो +2 होता है, इसलिए ये 2 ठो लगेंगे, इसलिए नीचे 2 लिखा हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ब्रैकेट में 2 लिखना है, ट्वाइस। और एक एसिड ले लिया, कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला गया है क्वेश्चन में, ये हमने ले लिया। दोनों का रिएक्शन कराया। ये क्या चीज़ है? ये कार्बोनेट है, यानी ये बेस है। और ये क्या है? ये एसिड है। दोनों का रिएक्शन हुआ, CaCl2 बना, कैल्शियम क्लोराइड, पानी बना H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बना CO2। इसको बैलेंस किए, इसीलिए इसके आपको सामने
नंबर्स नज़र आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स के, जिनको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, जो अभी अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। गिव एन एग्जांपल टू शो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ये सब के सब एसिडिक नेचर के होते हैं, और थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है। तो इसका आंसर है, देखिए, यूजुअली नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉर्मली जो है नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हमने बेस के साथ कराया तो वो भी सॉल्ट और वाटर देता है। सॉल्ट और वाटर किसके रिएक्शन से मिलता है? जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करे तब। तो इसके रिएक्शन से भी, नॉन मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन से भी बेस के साथ कंबाइन होने के बाद सॉल्ट और वाटर मिलता है। इसका मतलब है ये भी एसिडिक नेचर का होता है। तो हमने लिखा है इट इज़ बिकॉज व्हेन दे आर रिएक्टेड विथ वाटर। अगर कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन किया तो वो एसिडिक बिहेवियर दिखाता है। और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है जब बरसात का पानी गिरता है, तो बरसात का पानी जो है रेन वाटर एकदम डिस्टिल वाटर होता है, प्योर वाटर। और हमारे नेचर में, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी है। तो जब बरसात होता है तो डिस्टिल वाटर में, रेन वाटर में ये गैसेस जो हैं डिज़ोल्व हो जाती हैं, और डिज़ोल्व होकर के उस पानी को एसिडिक बना देती हैं, एसिडिक। यही वजह है कि ये बरसात का पानी जब किसी भी मेटल के ऊपर गिरता है तो सीधा कोरोजन करता है, जंग लगा देता है। स्किन के ऊपर गिरेगा तो रैशेस हो जाएंगे। सादा पानी में आप नहाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन बरसात का पानी अगर आपकी स्किन पर आया तो फिर आपको रैशेस होने शुरू हो जाते हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में आपके यहाँ पॉल्यूशन है तब। और अगर पॉल्यूशन नहीं है एयर में तो फिर वो पानी उतना हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, तो इट इज़ बिकॉज व्हेन दे आर रिएक्टेड विद वाटर इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। जो पानी होता है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो गया तो। अब अगर ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा तो सबूत क्या होगा? रेड लिटमस सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी ब्लू सॉल्यूशन को रेड लिटमस सॉल्यूशन में चेंज कर देगा, टर्निंग लिटमस सॉल्यूशन टू रेड कलर। लाल कलर एसिड की निशानी होती है। दूसरा, अगर इसको आप पानी में घोल देंगे तो इसमें से H+ आयन मिलना शुरू हो जाएगा। H+ आयन भी एसिड की निशानी होती है। एग्जाम्पल हमने लिखा है नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, तो इसको प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद मिलते हैं अगले टॉपिक्स में।